स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच से गुजरता एक पुराना हाईवे है, अब सुनसान, उबड़-खाबड़ और जमाने से उपेक्षित। किसी समय यह सड़क शहरों को जोड़ने का प्रमुख रास्ता हुआ करती थी, लेकिन अब यह सिर्फ नक्शों में जिंदा है। स्थानीय लोग इसे नाम से नहीं, डर से पहचानते हैं। वे इसे मृत हाईवे कहते हैं। इस हाईवे के साथ कई किस्से जुड़े हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कोई भी वाहन रात के समय नहीं रुकता, और जिसने रुकने की गलती की वो या तो वापस नहीं आया या फिर वापस आया मगर पहचान से परे। कई यात्रियों ने दावा किया है कि इस हाईवे पर रात में अजीब सी परछाइयां चलती हैं। कार के बोनट पर कोई झुक जाता है और खिड़की के बाहर कोई चेहरा झांकता है, लेकिन जब देखा जाए तो वहां कोई नहीं होता। कुछ ने तो ये भी कहा है कि सड़क अचानक गायब हो जाती है और फिर किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। लेकिन सबसे अजीब और खौफनाक चेतावनी है, इस हाईवे पर कार मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। यह चेतावनी एक अंधेरे में डूबी कहानी की तरह है, एक ऐसा रहस्य जो उस हाईवे के हर मोड़, हर पेड़ और हर खामोश पत्थर में दफन है। और इसी हाईवे पर एक दिन 4 दोस्त निकल पड़ते हैं, एक ट्रिप के बहाने, लेकिन वो नहीं जानते कि वे एक ऐसी सड़क पर बढ़ रहे हैं जहां हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही है। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं, यह एक जिंदा श्राप है। अगर आप चाहें, मैं इसके आगे की कहानी का अगला अध्याय भी विस्तार से लिख सकता हूं, जैसे ट्रिप की शुरुआत, पहली चेतावनी, या जब गाड़ी ने धोखा दिया। बताइए किस अध्याय से शुरू करें। 4 दोस्त, आरव, निकिता, सौरभ और जुनैद, कॉलेज की छुट्टियों में एक यादगार रोड ट्रिप पर निकलना चाहते थे। शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच शांति और रोमांच ढूंढने का प्लान बना। जुनैद को एक पुराना लेकिन मजबूत एसयूवी मिल गया किराए पर, और सभी ने तय किया कि वे दिल्ली से शिमला के एक अनदेखे रास्ते से जाएंगे। वो रास्ता जो अब ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, पुराने हाईवे से। जाते जाते एक ढाबे पर चाय पीते हुए एक बुजुर्ग ढाबे वाले ने उन्हें टोका, बच्चों, रात होने से पहले वापसी कर लेना और उस सुनसान हाईवे पर मत जाना। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, हम डरते नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बुजुर्ग ने गंभीरता से सिर्फ इतना कहा, डरना चाहिए बेटा, क्योंकि डर कभी कभी जिंदा रखता है। बात आई गई हो गई, और शाम होते होते चारों दोस्तों ने उस सुनसान हाईवे का रास्ता पकड़ लिया। हंसी मजाक, गाने और फोटो खींचते हुए उन्हें एहसास नहीं हुआ कि सूरज कब डूब गया और रास्ते पर कब अंधेरा छा गया। गूगल मैप्स सिग्नल खो चुका था, सड़क पर कोई और वाहन नहीं था, और तभी जंगलों से गुजरते उस सुनसान मोड़ पर एक आकृति सामने आ खड़ी हुई। एक औरत सफेद साड़ी में, बिना चेहरा दिखाए। सौरभ ने झट से ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। एक पल की खामोशी, फिर निकिता ने धीरे से पूछा, क्या कोई रास्ता पूछने आया है? आरव ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं देखता हूं। लेकिन अगले ही पल वो आकृति हवा में घुल गई और सड़क के दोनों ओर से भयानक हंसी की आवाजें आने लगीं। ट्रिप अब सिर्फ एक ट्रिप नहीं रही थी, ये उस हाईवे का खेल था और वे उसके मोहरे बन चुके थे। उस सफेद साड़ी वाली आकृति के अचानक गायब हो जाने के बाद गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। बाहर का तापमान सामान्य था, मगर एसयूवी के शीशों पर धुंध जमने लगी, जैसे अंदर सांस ली जा रही हो, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। आरव, जो दरवाजा खोलकर बाहर झांकने ही वाला था, थम गया। निकिता की आवाज कांप रही थी, आरव, वापस अंदर आओ, अभी। आरव वापस बैठा, दरवाजा लॉक किया और कहा, जो भी था अब तो गायब है, शायद कोई भटकती औरत थी। जुनैद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इग्निशन घुमाया, लेकिन एसयूवी ने जवाब देना बंद कर दिया था। पहले हल्की सी घड़घड़ाहट, फिर एकदम सन्नाटा। सौरभ ने टॉर्च जलाकर बोनट की तरफ देखा। गाड़ी में कोई खराबी नहीं दिख रही थी, बैटरी कनेक्टेड थी, फ्यूल भी था, मगर इंजन जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जाम कर दिया हो। तभी हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके चारों तरफ घूम रही हो। फिर अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया, लेकिन म्यूजिक नहीं, किसी के रोने की आवाज थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे
कोई जिंदा गाड़ा हुआ हो और अब रिहाई चाहता हो। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। निकिता ने अपने कान बंद कर लिए। ये क्या है यार, ये मजाक नहीं है। और तभी पीछे वाली सीट पर बैठे जुनैद ने कहा, गाड़ी के शीशे के बाहर कोई कुछ लिख रहा है। सभी ने मुड़कर देखा। धुंधले शीशे पर एक उंगली से कुछ लिखा जा रहा था, यहां मत रुकना। अब डर खेल नहीं रह गया था। इस सुनसान हाईवे ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। एसयूवी के शीशों पर वह संदेश, यहां मत रुकना, किसी इंसानी हरकत जैसा नहीं लग रहा था। सभी की सांसें थमी हुई थीं और समय जैसे रुक गया था। जुनैद ने डर को जबान दी। हमें यहां से निकलना होगा, चाहे जैसे भी। आरव ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव में गाड़ी का दरवाजा खोला और बोनट उठाकर इंजन में झांकने लगा। लेकिन इंजन में कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर भी एसयूवी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मानो कोई उसे रोक रहा हो। हम उस ओर से आए थे ना? निकिता ने पीछे की तरफ इशारा किया। सौरभ ने जीपीएस खोला, लेकिन स्क्रीन पर एक सीधी लाइन घूमती जा रही थी, सिग्नल नॉट फाउंड। वे जिस रास्ते से आए थे अब वहां सिर्फ अंधेरा था और एक वीरान मोड़ जो पहले था ही नहीं। आरव ने बोला, हम पैदल चलते हैं, शायद कुछ किलोमीटर आगे कोई ढाबा या मदद मिल जाए। सभी सहमत हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, पीछे से गाड़ी का रेडियो दोबारा खुद ब खुद ऑन हो गया। इस बार वह आवाज रो नहीं रही थी, वह गा रही थी एक पुराना घिसा पिटा लोरी जैसा गीत। सो जा राजा बेटा। ठंडी हवा में वह धुन ऐसी लग रही थी जैसे किसी कब्र से आ रही हो। ये तो मेरी दादी गाती थीं। निकिता की आंखों में आंसू थे, जैसे यह जगह अब सिर्फ उनके डर से नहीं, उनके अतीत से भी खेल रही थी। वे जैसे ही मुड़े, देखा पीछे का रास्ता गायब था। जहां पहले खेत और पेड़ थे, वहां अब बस धुआं और राख थी। इस सुनसान हाईवे पर रास्ता बदल गया था। अब ये वो सड़क नहीं थी जो उन्होंने चुनी थी, अब यह वही रास्ता था जो उन्हें चुना गया था। अंधेरे में घिरे चारों दोस्त अब हाईवे के बीचों बीच पैदल चल रहे थे। ऊपर आसमान में चांद जैसे किसी काले धुएं से ढक गया था और सड़क पर सिर्फ उनकी परछाइयां थीं। पर एक बात अजीब थी, हम चार हैं, तो ये पांचवी परछाई किसकी है? जुनैद की आवाज कांप रही थी। सभी एक पल के लिए ठहर गए। सड़क पर साफ दिख रही थीं 5 परछाइयां, लेकिन वे केवल 4 थे। हवा में अचानक एक अजीब सन्नाटा पसर गया, जैसे जंगल ने सांस लेना छोड़ दिया हो। सौरभ ने कांपती आवाज में पूछा, किसी ने पीछे देखा क्या? निकिता ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर वो परछाई अब धीरे धीरे उनके और करीब आ रही थी। बिना किसी शरीर के वो उनके साथ चल रही थी, बिल्कुल बीच में, जैसे वह भी उसी ग्रुप का हिस्सा हो। आरव ने जेब से टॉर्च निकाली और पीछे रोशनी डाली। झाड़ियों के पीछे हलचल हुई और एक फीकी सी सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दूर दिखाई दी। बस कुछ सेकंड के लिए। उसका चेहरा नहीं दिखा, पर उसकी आंखें चमक रही थीं, बिना पलक झपकाए घूरती हुई। भागो! जुनैद चिल्लाया। सब दौड़ने लगे, लेकिन जितना दौड़ते उतना ही हाईवे लंबा होता जाता। जीपीएस बेकार था, सिग्नल गायब और रास्ता अब पहचाना हुआ नहीं लग रहा था। फिर उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहाँ कोई नहीं बचता। और उसी बोर्ड के नीचे धूल से ढका एक और नाम लिखा था, निकिता सिंह, लापता, 2007। निकिता की आंखें फटी रह गईं। यह नाम, ये तो मेरा है, और मेरी फोटो भी। क्या इसका मतलब ये था कि कोई उन्हें पहले से जानता था, या फिर ये सड़क उन्हें उनकी ही मौत की कहानी में घसीट रही थी? हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। हवा में अब सिर्फ डर नहीं, एक अजीब सी बदबू भी घुल चुकी थी, जैसे गले हुए मांस की। चारों दोस्त बुरी तरह थक चुके थे। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह जा चुका था और हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी दूर धुंध के पार एक लाल पीली टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। निकिता ने राहत की सांस ली। शायद कोई ढाबा है, चलो। वे तेजी से उस ओर बढ़े। कुछ ही देर में सामने एक टूटा फूटा बेहद पुराना ढाबा आया, लकड़ी का बना, दीवारों पर जाले और उसके बाहर एक बोर्ड जिस पर पेंट उखड़ा हुआ था। स्वागत है,
हाईवे का आखिरी ढाबा। ढाबा वीरान था, लेकिन अंदर धीमी सी रोशनी और हुक्के की महक थी। एक बूढ़ा आदमी, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा और बिना पलक झपकाए देखती आंखें उन्हें घूर रहा था। अंदर आओ, बूढ़े ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। चारों अंदर गए। बैठते ही बूढ़ा बिना कुछ पूछे चाय और पकौड़े ले आया, जैसे वो पहले से जानता हो कि उन्हें क्या चाहिए। ये जगह, यहां कोई और नहीं है? सौरभ ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खौफ था। यह ढाबा उन लोगों के लिए है जो वापस नहीं जाते। आरव ने खांसते हुए चाय की चुस्की ली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसमें कुछ तो है, वो लड़खड़ाता हुआ बोला। तभी दीवार पर टंगी एक घड़ी उल्टी चलने लगी। सेकंड की सुई तेजी से पीछे दौड़ रही थी। लाइट्स झपकने लगीं और अचानक ढाबे के चारों ओर के शीशों में सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि और भी लोगों की परछाइयां दिखने लगीं। अजनबी चेहरे, बिना आंखों के मुड़े तुड़े शरीर। बूढ़ा अब उनके सामने नहीं था। उसकी जगह एक टूटी हुई कुर्सी थी जिस पर धूल जमी थी, जैसे कोई वहां सालों से बैठा ही न हो। हम कहां फंस गए हैं? निकिता बुरी तरह कांप रही थी। जुनैद ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर वही सुनसान हाईवे था, पर अब रात पहले से ज्यादा घनी और हवा सर्द नहीं, बर्फ जैसी ठंडी और भारी लग रही थी। और तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम हमारी जगह ले चुके हो, अगला इंतजार खत्म होने वाला है। अचानक पकौड़ों की प्लेट से कीड़े रेंगने लगे और चाय से खून बहने लगा। चारों दोस्त अब समझ चुके थे, ये ढाबा कोई आम जगह नहीं, बल्कि हाईवे का फंसा हुआ समय था, जहां जो एक बार रुक गया वो लौटकर कभी नहीं गया। क्या वे इस भूतिया चक्र से निकल पाएंगे? ढाबे से भागने के बाद चारों दोस्त फिर से उसी सुनसान हाईवे पर आ चुके थे। रात और गाढ़ी हो चुकी थी, जैसे समय खुद उन्हें रोक देना चाहता हो। निकिता अब भी कांप रही थी और जुनैद बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। फिर अचानक उन्हें सड़क किनारे खड़ी वही एसयूवी दिखी, उनकी गाड़ी जो उन्होंने घंटों पहले छोड़ी थी। ये तो नामुमकिन है, आरव बुदबुदाया। हम तो किलोमीटरों दूर आ चुके थे। गाड़ी एकदम वैसी ही थी, जले हेडलाइट्स, खुला बोनट और उसी हालत में, लेकिन जैसे किसी ने उसे वापस रख दिया हो। क्या हमें फिर से इसमें बैठना चाहिए? सौरभ ने पूछा। कोई चारा नहीं है, निकिता ने कहा। यहां से निकलने के लिए हमें इसकी जरूरत है। जैसे ही जुनैद ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। वहां एक परछाई बैठी थी, पीछे की सीट पर। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। डिक्की चेक करो, निकिता बोली, कहीं कोई जानवर न घुस गया हो। सौरभ ने डरते डरते पीछे जाकर डिक्की खोली और उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। डिक्की में एक और निकिता का शव पड़ा था, वैसी ही शक्ल, वैसा ही कपड़ा, वैसी ही चप्पलें, चेहरा खून से लथपथ और आंखें खुली हुई, सीधी ऊपर देखते हुए, जैसे किसी अनदेखे डर से मर गई हो। ये क्या है? आरव पीछे हटते हुए बोला। निकिता तो हमारे साथ है, फिर ये कौन? निकिता पीछे आई और जैसे ही उसने उस लाश को देखा, उसके होंठ कांपने लगे। ये मैं ही हूं। जुनैद को अचानक सब समझ में आने लगा। हमें बार बार वही घटनाएं दिख रही हैं, जैसे हम किसी लूप में हैं, लेकिन हर बार कोई एक कम होता है। इस बार निकिता मरेगी, सौरभ ने कांपते हुए कहा। तभी गाड़ी के इंजन से एक भयानक चीख निकलने लगी, जैसे किसी औरत ने दर्द में चिल्लाया हो। गाड़ी मत चलाओ, आरव चिल्लाया। ये गाड़ी हमें ले नहीं जाएगी, निकल जाएगी। और तभी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। दरवाजे लॉक हो गए और खिड़कियां काले धुएं से भरने लगीं। निकिता चीखी, हमें निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी के मिरर में एक चेहरा उभरा, बिना आंखों का, सिर्फ खून बहती जगह है। और वही आवाज दोबारा गूंज उठी, अब तुम्हारी बारी है। गाड़ी से जैसे तैसे निकलने के बाद चारों दोस्त सड़क पर पागलों की तरह दौड़ते रहे। उनके चेहरे खौफ से सफेद पड़ चुके थे और शरीर पसीने में लथपथ। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, मानो वो डर कहीं पीछा न कर रहा हो। लगभग 1 किलोमीटर तक भागने के बाद उन्हें एक मोड़ दिखा, एक अजीब सा घुमावदार रास्ता जो न तो नक्शे में था न उनकी याद में। वहां एक पुराना टूटा फूटा साइन बोर्ड पड़ा था
जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहां से आगे समय नहीं बढ़ता। क्या ये कोई मजाक है? जुनैद हाँफते हुए बोला। नहीं, निकिता बोली, इस जगह के साथ कुछ तो अजीब है। जैसे ही उन्होंने मोड़ पर कदम रखा, हर चीज बदल गई। पेड़ स्थिर हो गए, पत्तियां हवा में जमी हुई थीं, जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। हवा नहीं बह रही थी, घड़ी की सुई रुकी हुई थी, और सबसे डरावनी बात, उनकी परछाइयां भी हिल नहीं रही थीं। सौरभ ने घबराकर घड़ी देखी। 12:04। ये समय 20 मिनट से यही अटका है। उसने बुदबुदाया। हम फंस चुके हैं। आरव बोला, ये सिर्फ सुनसान हाईवे नहीं है, ये एक टाइम लूप है, एक ऐसा चक्र जहां हर बार कोई एक मरता है और बाकी फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या हम मर चुके हैं? निकिता की आवाज भर्राई हुई थी। तभी सड़क के उस पार एक और निकिता खड़ी दिखी। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उसने धीरे से हाथ उठाया और इशारा किया, यहां मत आओ। चारों ठिठक गए। फिर अचानक जमीन कांपी, जैसे कोई नीचे से सरक रहा हो। पेड़ों से चीखने की आवाजें आने लगीं, और फिर पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया, हांफता, खून से लथपथ, और जैसे ही पास आया, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी खुद सौरभ था, लेकिन उसके चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा नोचा हो। तुम अभी यहां कैसे हो? निकिता फुसफुसाई। सौरभ दो ने कांपती आवाज में कहा, मैं पहले मर चुका हूं, तुम सब भी मर चुके हो। बस ये जगह तुम्हें बार बार दिखा रही है कि कैसे। और फिर वो धुएं में बदल गया। हमें यहां से निकलना ही होगा, आरव बोला। अगर हम इस मोड़ पर ज्यादा रुके तो हम भी अपनी ही मौत का इंतजार करते रह जाएंगे। चारों अब समझ चुके थे, ये कोई आम हादसा नहीं था, न ही कोई सपना। ये एक चक्रव्यूह था, एक शापित समय घेरा, जहां से वापस लौटने के लिए कोई सामान्य रास्ता नहीं था। वे उस अजीब मोड़ से दूर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना चलते उतना ही फिर उसी जगह लौट आते, जैसे सड़क अपने आप उन्हें उसी बिंदु पर वापस फेंक देती हो। थक हार कर वे एक बार फिर उसी जगह रुके जहां वो साइन बोर्ड टूटा पड़ा था, यहां से आगे समय नहीं बढ़ता। तभी हवा में एक अजीब ठंडक फैलने लगी। तापमान अचानक गिर गया, और फिर सड़क के किनारे की झाड़ियों में से एक धुंधली आकृति उभरी। वह कोई महिला थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, पर चेहरा धुंध से ढंका हुआ। उसने उंगली उठाकर संकेत किया, एक उल्टे रास्ते की तरफ, जो अभी तक उनकी नजरों से छिपा था। क्या वो हमें रास्ता दिखा रही है? निकिता ने कांपती आवाज में कहा, या ये एक और जाल है? जुनैद फुसफुसाया, पर समय उनके पास नहीं था, क्योंकि उसी पल सड़क पर पीछे से वो ही एसयूवी आकर रुकी जो उनकी थी, लेकिन अब जली हुई हालत में। और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा था एक जला हुआ सौरभ। उसके होंठों से एक ही वाक्य निकला, अगर सही रास्ते पर नहीं चले तो फिर से जलना होगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे उस आत्मा के दिखाए रास्ते पर बढ़ गए। वो रास्ता संकरा था, पेड़ों से घिरा, और हर कुछ कदम पर किसी की फुसफुसाहटें कानों में गूंजती, पीछे मत देखना, सिर्फ चलो, सिर्फ वही बचेगा जो विश्वास करेगा। रास्ते के बीचों बीच एक पुराना गेट मिला जिस पर ताले लगे थे। आत्मा ने इशारा किया, तुम्हारा डर ही ताला है और हिम्मत ही चाबी। आरव ने कांपते हाथों से ताले को छुआ और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पार वो वापस उसी हाईवे पर थे, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट थी और हवा में मौत की नहीं, जीवन की खुशबू थी। वो आत्मा अब नहीं थी, लेकिन चारों को उसकी आंखें याद रहीं। वो आंखें जो चाहती थीं कि कोई इस लूप को तोड़े। वे बच गए थे, पर हमेशा के लिए बदल गए थे। अब जब भी वो हाईवे का नाम सुनते हैं, NH 304 ब्लैक मोड, उनकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वहां सिर्फ एक शाप नहीं देखा, बल्कि मौत को समय में उलझते देखा है। वक्त बीत गया। उस खौफनाक रात को गुजरे अब कई महीने हो चुके हैं। आरव, निकिता, सौरभ और जुनैद अब अपनी अपनी जिंदगी में लौट चुके हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था।
सौरभ अब गाड़ियों के करीब भी नहीं जाता। निकिता को अब भी रात में वही फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। जुनैद ने पूरी तरह चुप्पी ओढ़ ली है और आरव, वह अब हर दिन एक पुराना नक्शा देखता रहता है। NH 304 की पुरानी प्लानिंग का नक्शा, जिसमें वो मोड़ कभी बनाया ही नहीं गया था। हैरानी की बात यह है कि जब उन्होंने अपने दोस्तों को उस रात के बारे में बताने की कोशिश की तो कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस रिपोर्ट कहती है उनकी गाड़ी किसी और रास्ते से वापस आ गई थी। वो रास्ता कभी NH 304 से जुड़ता ही नहीं था। लेकिन चारों को पता है, वो मोड़, वो महिला, वो जली हुई गाड़ी, वो उल्टा रास्ता, सब सच था। और सबसे डरावनी बात यह है, जब एक दिन आरव ने दोबारा उस जगह जाने की कोशिश की तो वो मोड़ दोबारा नहीं मिला। जैसे किसी ने वो रास्ता मिटा दिया हो, या फिर वो रास्ता सिर्फ उन्हें दिखाया गया था क्योंकि वो चुने गए थे। अब भी कई ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि उस ब्लैक मोड़ के पास उनकी गाड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं, और कुछ कहते हैं एक औरत सफेद साड़ी में गाड़ी के सामने आ जाती है और जब गाड़ी रुकती है तो उसका कोई अता पता नहीं होता। क्या वो आत्मा अब किसी और का इंतजार कर रही है, या शायद अगला मोड़ तुम्हारा हो सकता है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस जगह पर होनी चाहिए, और चैनल ज़ेहार और जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जहां जर भी है और जिंदगी भी, बस बीच में है डर। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बंद दरवाजों के पीछे झांकने से बचिएगा। शुभ रात्रि और सुरक्षित रहें।